Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 7, that is evolution. In the previous video, we studied about Darwin's theory of natural selection. In today's lecture, we will study about new Darwinism, which is also known as synthetic theory of evolution, and that is the reconciliation between the Darwin's theory and mutation theory, which is given by Hugo de Vries. So let's start. Okay students, in the previous lecture we studied about Darwinism और मैंने आपको बच्चे ब्रीफली बताया लेमार्किज्म के बारे में और म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। तो जो डिटेल्ड स्टडीज़ थी लेमार्किज्म की, डार्विनिज्म की या म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, दे शोड दैट नो सिंगल थ्योरी इज़ फुली सेटिस्फैक्ट्री। डार्विन जो थे, डार्विन का थ्योरी था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी से, लेकिन एवोल्यूशन के अंदर उन्होंने वेरिएशंस जो हैं वो कैसे आते हैं, उसका क्या रीज़न है, वो डार्विन जो थे वो नहीं बता पाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज़ न्यू डार्विनिज्म। सो न्यू डार्विनिज्म जो है एक मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, सो ये एक तरह से रिकॉन्साइलेशन हम इसको बोलते हैं। दो थ्योरीज जो हैं, दैट इज़ डार्विन्स थ्योरी एंड म्यूटेशन थ्योरीज बाय ह्यूगो डी वेरिस। सो इन दोनों थ्योरीज को रिकॉन्साइल किया गया तो एक न्यू थ्योरी हमारे सामने आई, दैट इज़ न्यू डार्विनिज्म। सो लेट्स स्टडी न्यू डार्विनिज्म today. Okay students, new Darwinism is also known as modern theory of evolution and it is also known as synthetic theory of evolution. So ये जो new Darwinism है, ये भी students examination point of view से ये बहुत important question है। So normally जो बड़ा question है 5 marks का, वो हमें new Darwinism से पूछा जाता है। Okay, so new Darwinism is a modified version of theory of natural selection and is a sort of reconciliation between the Darwin's theory and the Hugo de Vries थ्योरी। सो उन दोनों थ्योरीज जो हैं उनको मिक्स किया गया है और एक न्यू थ्योरी आई है, दैट इज़ न्यू डार्विनिज्म, राइट। सो न्यू डार्विनिज्म जो है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डार्विन थ्योरी के लिए गए, उनको कंसीडर किया गया, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो जो म्यूटेशन थ्योरी थी ह्यूगो डी वेरिस की, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर किया गया और एक मॉडिफाइड वर्जन बनाया गया, न्यू थ्योरी आई जिसे हम कहते हैं न्यू डार्विनिज्म। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने 3 साइंटिस्ट की पिक्चर्स भी लगाई हैं, सो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू द आउटकम ऑफ न्यू डार्विनिज्म। तो वो उसमें हक्सले हैं, दिस इज़ हक्सले, J.S. हक्सले हैं, देन फाइशर हैं एंड देन हेल्डेन हैं, उसके बाद S. राइट हैं। सो ये साइंटिस्ट की टीम है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू द आउटकम ऑफ द न्यू डार्विनिज्म। ओके, सो लेट अस स्टडी नाउ द पॉस्टुलेट। जैसे हमने डार्विनिज्म के 7 पॉस्टुलेट स्टडी किए, इसी तरह से अब हम न्यू डार्विनिज्म के इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स जो हैं वो स्टडी करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। Genetic variability is an opposing force to heredity and is essential for evolution as variation form the raw materials for evolution. Variation जो है वो evolution के लिए एक raw material जो है वो form करते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जो वेरिएशंस हैं, जो वैरायटी हैं, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन के लिए, क्योंकि वेरिएशन से एक रॉ मटेरियल आता है, वैरायटीज़ आते हैं जो कि एवोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो अब हमने ये स्टडी करना है स्टूडेंट्स कि जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है या जो वेरिएशन आती है, सो उस वेरिएशन जो है वो, मैंने आपको बोला कि वेरिएशन दे आर फॉर्मिंग द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, सो ये जो आपका न्यू डार्विनिज्म है स्टूडेंट्स, इसने एम्फेसाइज किया द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एज द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, सो पॉपुलेशन इवॉल्व होती है स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं होता। सो वेरियस सोर्सेज क्या हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी के? सबसे पहले हम उसमें देखेंगे क्रोमोसोमल एबर्शंस। क्रोमोसोमल एबर्शंस क्या होती हैं? जैसे क्रोमोसोम्स के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज आते हैं, क्रोमोसोम का नंबर इफेक्ट नहीं होता, बट क्रोमोसोम के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ फॉर एग्जांपल जैसे डिलीशन हो गया। डिलीशन क्या होता है? जैसे कोई भी जीन ब्लॉक है क्रोमोसोम से, उसका लॉस हो गया। सो जो जीन्स लॉस हो रहे हैं वो टर्मिनल भी हो सकते हैं,
क्रोमोसोम के अंदर से भी जीन का लॉस हो सकता है, उसको हम इंटरकैलरी बोलते हैं। देन सेकंड होता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन से क्या होता है, जैसे कुछ इट इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ सम जीन्स मोर देन वंस। सो एक से ज़्यादा बारी कोई जीन जो है अगर वो रिपीट हो रही है तो उसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन। थर्ड होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व्स the transfer of a gene block from one chromosome to a non-homologous chromosome। एक क्रोमोसोम में से एक जीन ब्लॉक जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है और जाके अटैच हो रहा है दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। सो ये जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी। एंड नेक्स्ट इज द इन्वर्शन। इन्वर्शन होती है कि जैसे क्रोमोसोम के अंदर कोई पार्ट है, इंटरकैलरी सेंटर में कोई पार्ट है, उसका कंप्लीट रोटेशन हो गया, 180 डिग्री पे वो रोटेट हो गया, सो दैट इज नोन एज इन्वर्शन। सो लेट्स स्टडी इट with the help of diagram. Now it becomes very very clear to you. सबसे पहले मैंने आपको बोला कि क्रोमोसोमल जो एब्रेशंस होती हैं इसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। उसके अंदर जो जीन्स हैं उनका नंबर कम हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, जीन्स आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल आप देखो, जैसे डुप्लीकेशन है, सो यहाँ पे आपके जीन्स हैं क्रोमोसोम के ABCDEF। तो इसमें क्या हुआ, ABB। सो व्हाट हैपन, जो B जीन है वो डुप्लीकेट हो रही है, राइट। एंड सेकेंड है डिलीशन। डिलीशन में मैंने बताया लॉस ऑफ जीन है, जैसे ABC, तो यहाँ पर A के बाद C आ गया, तो B जीन जो है वो डिलीट हो गया, राइट। इन्वर्शन मैंने आपको बताया था रोटेशन हो जाता है, जैसे आपका जीन ब्लॉक है जैसे ABCDEF, तो ये चीज़ जो है 180 डिग्री पे जो है वो ब्लॉक पूरा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या हो गया, AEDCBF, तो ये चीज़ जो है इस तरह से रोटेट होगी। So that is also responsible for genetic variation or variability. And next is translocation. ट्रांसलोकेशन में मैंने आपको बताया कि ट्रांसफ़र होता है जीन ब्लॉक का फ्रॉम वन क्रोमोसोम्स टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे एक क्रोमोसोम है कैपिटल ABCDEF, ये इसका नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है BCDEFG। सो अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ से इसका पार्ट रिमूव हो गया और जाके वो नॉन होमोलोगस के साथ, जैसे D के बाद कैपिटल E कैपिटल F आ गया, राइट। और इसमें जो नॉन होमोलोगस का ये वाला क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है जिसके ऊपर जीन्स हैं, वो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया टू दिस क्रोमोसोम्स। सो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ जीन ब्लॉक है फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन। सो स्टूडेंट्स, ये क्रोमोसोमल एब्रेशंस थे जिससे क्रोमोसोम में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, बट क्रोमोसोम का जो नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस। न्यूमेरिकल क्रोमोसोम चेंजेस का मतलब क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है उसमें चेंज होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल का मीन्स क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज हो जाता है। ये 2 टाइप्स का होता है, इसको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी और दूसरे को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। दिस इज यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या है, गेन और लॉस ऑफ वन और मोर जीनोम। जैसे हैप्लॉइड, जैसे N क्रोमोसोम नंबर है, गेन हो रहा है तो 2N बन गया, और गेन हो गया 3N बन गया, और गेन हो गया 4N हो गया। सो इसमें क्या हो रहा है, लॉस या गेन हो रहा है वन और मोर जीनोम का, ठीक है। लेकिन जो एन्यूप्लॉइडी होती है उसमें होता है लॉस और गेन ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम्स, उसमें क्रोमोसोम्स का लॉस एंड गेन होगा। जैसे यूप्लॉइडी में जैसे ये हैप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड हो गया, ट्रिप्लॉइड हो गया, टेट्राप्लॉइड हो गया। सो इसमें पॉलीप्लॉइड्स हो रहे हैं, मीन्स के नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो एन्यूप्लॉइडीज़ हैं, एन्यूप्लॉइडीज़ में क्या होता है, यहाँ पर आप पिक्चर देखो स्टूडेंट, अब आपको क्लियर होगा। सो इसमें यूप्लॉइडी है एंड एन्यूप्लॉइडी है। यूप्लॉइडी में क्या है, लॉस और गेन ऑफ 1 और मोर जीनोम्स, जैसे N हो गया मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइड हो गया 2N, पॉलीप्लॉइडी भी हो सकती है, इसमें ऑटो और एलो पॉलीप्लॉइडी होती है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और एन्यूप्लॉइडी जो होता है, एन्यूप्लॉइडी में लॉस एंड गेन ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो इसमें क्या होता है, जैसे मोनोजोमी हो रही है एंड नलीजोमी हो रही है। मोनोजोमी होती है लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, दैट इज 2N-1।
नलीजोमी होती है लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम, तो इसको हमने क्या लिखा, दिस इज 2n-2। सो 2n-2 क्या है, दैट इज नलीजोमी, और 2n-1 क्या है, दैट इज मोनोजोमी। सो ये एन्यूप्लॉइडी है, एन्यूप्लॉइडी से न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल, इसको म्यूटेशंस बोलते हैं। सो क्रोमोसोम का नंबर जो है इससे चेंज हो जाता है, ठीक है। सो जो एन्यूप्लॉइडी है वो मोनोजोमी हो सकती है, नलीजोमी हो सकती है। इसी तरह से मैंने आपको यूप्लॉइड बताया कि वो हेप्लॉइड हो सकते हैं, डिप्लॉइड हो सकते हैं, ट्रिप्लॉइड हो सकते हैं, टेट्राप्लॉइड हो सकते हैं। सो ये सारे क्या हैं, ये क्रोमोसोम्स में न्यूमेरिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसका नंबर चेंज हो रहा है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड विच इज़ अ सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज द जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशंस जो होते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। सो जब जीन के अंदर चेंज आया, एक इनविजिबल चेंज है, केमिकल नेचर जो है वो जीन का चेंज हो गया, उसे हम जीन म्यूटेशन बोलते हैं। सो जीन म्यूटेशन डिलीशन भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है, और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। डिलीशन क्या हो गया, सिंपल, अभी जैसे मैंने आपको क्रोमोसोम्स में बताया था कि जब इट डिलीशन इन्वॉल्व्स क्या कर रहा है, लॉस ऑफ 1 और मोर न्यूक्लियोटाइड्स। आपने यू नो व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। सो डीएनए के एक पार्ट में, एक पॉइंट के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स का लॉस हो रहा है, तो वो पॉइंट म्यूटेशन हो गया या जीन म्यूटेशन हो गया। और एडिशन क्या होता है, गेन ऑफ 1 और मोर न्यूक्लियोटाइड पेयर्स जो हैं वो गेन हो गए, तो भी उसका स्ट्रक्चर चेंज होएगा। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर न्यूक्लियोटाइड पेयर्स बाय अदर बेस पेयर, ठीक है। जैसे आपका AT है, उसको रिप्लेस कर रहा है CG। सो ये सब्स्टिट्यूशन है, रिप्लेसमेंट हो रही है एक न्यूक्लियोटाइड पेयर की दूसरे से। सो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सो इससे क्या होगा, DNA का जो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, और दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। Next is recombination of genes. Recombination means we have already done crossing over. जब genes जो chromosomes cross over करते हैं तो हमारे पास new combinations आते हैं. They are known as recombinations. So thousands of new combination of genes जो हैं they are produced by crossing over. क्रॉसिंग ओवर से आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जब आपके बाइवेलेंट्स अरेंज होते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज, हमने देखा कि क्रोमोसोम्स कैसे सेग्रीगेट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन के टाइम पे देखा जब गैमीट्स का फ्यूज़ होता है तो वहाँ पे एक रैंडम फ्यूजन होती है गैमीट्स की, तो वहाँ पे जो है हमारे पास बहुत चांसेस होते हैं। सो जो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो हैं वो वेरिएशंस उसके दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग वेरिएशन। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरब्रीडिंग ऑफ 2 जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स। 2 जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, एक इंडिविजुअल A है, दूसरा इंडिविजुअल B है। सो ये जेनेटिकली डिफरेंट हैं, ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे और हाइब्रिड प्रोड्यूस करेंगे। सो हाइब्रिड प्रोड्यूस करने से हाइब्रिड जो होगा वो अपने पेरेंट से डिफरेंट होगा। सो इससे क्या आएगा, इससे हमारे पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी एंड दैट इज एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया था कि वेरिएशंस जो हैं दे फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास म्यूटाजेंस होते हैं। म्यूटाजेंस वो एजेंट हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, जो जिसके कारण म्यूटेशंस जो हैं वो होती हैं। और म्यूटेशंस क्या होते हैं, जब जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। सो फिजिकल म्यूटाजेंस जैसे रेडिएशंस हैं, एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं। इसी तरह से हमारे पास टेम्परेचर जो है उसके चेंजेस हो गए। केमिकल म्यूटाजेंस हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है स्टूडेंट, नाइट्रोजन मस्टर्ड है। सो ये कुछ केमिकल म्यूटाजेंस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग म्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग वेरिएशंस, दैट इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, इसमें जो इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ द जीन्स ऑफ सम ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीशीज बाय एक्सट्रीम रिडक्शन इन द पॉपुलेशन ड्यू टू एपिडेमिक और माइग्रेशन। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, जो जीन फ्रीक्वेंसी है उसमें बाय चांस एक चेंज हो जाना, सो दैट इज़ नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, जब एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है नॉर्मली जो अकर करती है व्हेन द पॉपुलेशन का जो साइज़ है दैट इज़ वेरी स्मॉल। तो इसमें हमारे पास 2 तरह के ऑपरेट करती है ये, 2 तरह से, एक है फाउंडर्स इफेक्ट और एक है बॉटल नेक इफेक्ट।
फाउंडर इफेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? फाउंडर इफेक्ट ये होता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इट ऑपरेट्स थ्रू फाउंडर इफेक्ट ऑल्सो। सो फाउंडर इफेक्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे कि आपके पास ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है। सो इसमें हमें एक ये मदर पॉपुलेशन है। सो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से जब एक सपोज पोर्शन पॉपुलेशन का जो है वो अलग हो गया, ठीक है, सो उनको हम फाउंडर्स कहते हैं। जो पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है ये मदर पॉपुलेशन है, उसमें से एक पॉपुलेशन में से एक पोर्शन जो है वो लीव कर जाता है ओल्ड पॉपुलेशन को, तो वो जब नहीं कहीं भी न्यू जगह पे जाएगा तो वो अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। जहाँ पे भी न्यू प्लेस पे जाएगा वहाँ पे और भी वेरिएबिलिटी हो सकती है और डिफरेंट वैरायटीज़ हो सकते हैं, तो वो रिप्रोड्यूस करेगा वहाँ पे जाके, और वो जो न्यू इंडिविजुअल्स जो हैं वो एस्टैब्लिश करेंगे और एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होगी, क्योंकि मदर पॉपुलेशन जो थी यहाँ पे डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स थे, यहाँ पे जो एलील जो थे वो डिफरेंट थे। जब उसका एक पोर्शन यहाँ से शिफ्ट हुआ तो इसको हम कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो ऑपरेट करती है थ्रू द फाउंडर इफेक्ट। सो इसमें क्या होता है, ये जो न्यू स्मॉल ग्रुप जो न्यू जगह पे गया है, उसको हम न्यू हैबिटेट पे गया है, उसको हम फाउंडर्स कहते हैं। तो फाउंडर्स जो हैं उनके पास वो सारे एलिल्स नहीं हैं जो मदर पॉपुलेशन के पास थे। सो फाउंडर्स जो हैं दे बिकम डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंटल पॉपुलेशन और द मदर पॉपुलेशन, और वो वहाँ पे जाके रिप्रोड्यूस करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे और वो न्यू स्पीशीज़ बनाएंगे, ठीक है। सो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द एवोल्यूशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट जो है इसमें क्या है, जो एलील का फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बाय सम डिज़ास्टर। कई बार कुछ ऐसा डिज़ास्टर हो गया, कई बार अर्थक्वेक आ जाते हैं या फ्लड्स आ जाते हैं, या कुछ ऐसा इफ़ेक्ट हो गया कि पॉपुलेशन जो है वो क्रैश हो जाती है। सो इसमें रिडक्शन हो जाती है इन द एलील फ्रीक्वेंसी दैट इज़ कॉज्ड बाय ड्रास्टिक रिडक्शन इन द पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज रिड्यूस हो गया, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन क्रैश हो गया। सो पॉपुलेशन बॉटलनेक ऑफन प्रिवेंट्स द स्पीशीज़ टू री एस्टैब्लिश इट्स फॉर्मर रिचनेस। जैसे यहाँ पर स्पीशीज़ का बहुत ज़्यादा रिचनेस है, किसी डिज़ास्टर के कारण जो रिचनेस है वो ख़त्म हो जाती है। सो पॉपुलेशन जो है वहाँ की पॉपुलेशन में ड्रास्टिक चेंज आता है। जैसे बॉटलनेक मीन्स हमारे पास जैसे कोई डिज़ास्टर आया तो हमारे पास इतना ही स्पीशीज़ आए हैं, ठीक है। जो सर्वाइव रह जाएंगे, जो सर्वाइव करेंगे तो वो फर्दर आगे रिप्रोड्यूस करेंगे और उनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन वो दोबारा से अपनी पॉपुलेशन फॉर्म करेंगे, लेकिन उसमें अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाएगी। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन अब नहीं रहेगा, तो वो जब रिप्रोड्यूस करके दोबारा से वो ग्रो करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगे, तो वहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है स्टूडेंट्स वो डिक्रीज़ हो गई। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो कम हो गई है। सो इसे हम बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है रिडक्शन इन द एलील फ्रीक्वेंसी विच इज़ कॉज्ड बाय ड्रास्टिक रिडक्शन इन द पॉपुलेशन साइज, और उसको हम पॉपुलेशन क्रैश करते हैं। सो जो बॉटल नेक जो है वो प्रिवेंट करता है स्पीशीज़ टू री एस्टैब्लिश इट्स फॉर्मर रिचनेस। सो जो न्यू पॉपुलेशन हमारे पास बन रहा है उसका जो जीन पूल है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट। जो पेरेंट का जो जीन पूल जो था वो ज़्यादा था। ओके, सो दिस इज़ नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है जब एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट की जब हम बात करते हैं तो इट अकर्स व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जिससे कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, और जेनेटिक जो ड्रिफ्ट है उससे जो है आपका जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी का ये एक पार्ट है। जैसे हमने क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, म्यूटेशन हो रही है, इसी तरह से जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है दैट इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा न्यू डार्विनिज्म का फर्स्ट पॉस्टुलेट था, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जो हमने अभी पूरा डिटेल में उसको समझा। सो सेकेंड पॉस्टुलेट जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी का वो है स्टूडेंट्स नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, जो न्यू डार्विनिज्म का नेचुरल सिलेक्शन है वो डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन से डिफरेंट है। डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन जो न्यू डार्विनिज्म का नेचुरल सिलेक्शन है वो ऑपरेट करता है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस,
ठीक है. सो इट ऑपरेट्स थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस. डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन मीन्स दोज मेंबर्स विच आर best adapted to the environment they reproduce at a higher rate than those which are less adapted. इसका मतलब वो members population के जो environment में अपने आप को adjust कर लेते हैं, best adapt करते हैं, वो higher rate से reproduce करेंगे और वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे एज़ कम्पेयर टू वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट नहीं करते या लेस अडेप्ट करते हैं. तो ऑब्वियसली जिन्होंने अडेप्ट ही नहीं करा वो रिप्रोड्यूस करेंगे एट अ वेरी लो रेट. तो उनका तो यहाँ पर पॉपुलेशन में किस जीन्स की परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी? उन ऑर्गेनिजम्स की जो कि बेस्ट अडेप्ट कर रहे हैं टू द एनवायरमेंट्स. सो दे कंट्रीब्यूट ग्रेटर परसेंटेज ऑफ द जीन्स टू द जीन पूल. और जो लेस अडेप्ट होंगे वो बहुत फ्यू ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, तो ऑब्वियसली उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम होगी. ठीक है. सो जो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन अगर कंटिन्यू होता है फॉर नंबर ऑफ जनरेशंस, सो जो इंडिविजुअल ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं जो वेल अडेप्टेड होंगे वो डोमिनेंट हो जाएंगे जीन पूल के अंदर, और जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट नहीं करा वो धीरे धीरे उनका नंबर कम हो जाता है और वो क्या होते हैं, एलिमिनेट भी हो जाते हैं. नेक्स्ट, due to sexual communications there is a free flow of genes. So जेनेटिक वेरिएबिलिटी विच अपीयर्स इन सर्टेन पॉपुलेशन, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ रही है वो स्प्रेड होएगी फ्रॉम वन डीम. डीम क्या होता है? छोटा सा पार्ट होता है पॉपुलेशन का. सो डीम से वन डीम से दूसरी डीम में जाएगी, डीम से वो पॉपुलेशन में जाएगी और पॉपुलेशन से जो है वो अपनी सिस्टर पॉपुलेशन में जाती है एंड फाइनली ऑन मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द स्पीशीज. सो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्या कर रही है? इट इज़ कॉजिंग प्रोग्रेसिव चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ कुछ जीन्स की फ्रीक्वेंसी जो है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज हो रही है. किस जीन्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है? वो मेंबर्स जो बेस्ट अडेप्ट हो रहे हैं टू द एनवायरनमेंट एंड दे आर रिप्रोड्यूसिंग एट अ हायर रेट एंड दे आर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफस्प्रिंग. ओके, सो वो फ्रीक्वेंसी जो है इस जीन्स की वो इंक्रीज हो रही है, वाइल जो दूसरे जीन्स हैं जो लेस अडेप्टेड थे उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पर आप स्टूडेंट, ये यहाँ पर एक डायग्राम है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन जो है आपको शो कर रहा है. तो ये देखो एक पेरेंट जनरेशन है, इसमें सारे जो डार्क है जो वेरिएंट हैं वो एक हैं, बाकी सारे जो हैं जस्ट 10% है. 1/10 अगर हम देखें तो ये वाला केस है, 1 यहाँ पे डार्क है और टोटल जो है 10 है, सो 1/10 हो गया. सो जस्ट वेराइटी अगर आप देखते हो तो 10% है. तो यहाँ पे जब वो करेक्टर जो है वो बेस्ट अडेप्ट हो रहा है, देखो उसका नंबर जो है वो 3 हो गया. और उसकी अगर आप फर्स्ट जनरेशन में वेरिएंट्स देखते हैं तो 25% हो गए. यहाँ पर देखो नंबर और इंक्रीज हो रहा है तो नियर अबाउट 50 हो गए. यहाँ पर देखो ये जो ब्लैक वाला यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है इसकी और वेरिएंट्स की परसेंटेज और बढ़ गया. तो इसमें क्या हो रहा है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी का स्प्रेड हो रहा है. किस मेथड से? बाय डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन. सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है और एग्जाम्स के लिए तैयार करना है. नेक्स्ट देन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? Any factor which reduces the chances of interbreeding between the related group of living organisms. Living organisms के जो related groups हैं उनको breed नहीं करने देता reproductive isolation. क्योंकि इससे क्या होगा? इससे हमारे पास ज़्यादा वेरिएशन आएगा, वेराइटी जो है वो ज़्यादा आएगा. अगर सेम टाइप के इंडिविजुअल्स आपस में इंटरब्रीड करते जा रहे हैं, रिलेटेड ग्रुप्स इंटरब्रीड करते जा रहे हैं, तो उससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो नहीं प्रोड्यूस होगी. सो इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन दीज वेरिएंट्स जो हैं वो इंटरब्रीड करेंगे तो इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगी, इसमें वेराइटी नहीं आएगा. सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है, इवन वो जो एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस हो रहा है, जो न्यू वैराइटीज़ आ रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो 2 टाइप से होता है. प्री जाइगोटिक आइसोलेशन भी होता है, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन होता है. प्री जाइगोटिक का मतलब होता है जाइगोट फॉर्मेशन या जो मेटिंग है वो ब्लॉक हो गया, गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, जाइगोट फॉर्मेशन जो है वो ब्लॉक हो गया. तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक दो रीजंस बताए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए. जैसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के लिए जैसे टेम्पोरल आइसोलेशन है.
ड्यू टू डिफरेंस इन द ब्रीडिंग पीरियड्स इन डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट एनिमल्स जो है उनका ब्रीडिंग पीरियड जो है वो अलग अलग हो सकता है, सीजन वाइज उसमें जो है वो डिफरेंस आ सकता है। सो ये जो है एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को कंट्रीब्यूट करेगा। देन हैबिटेट आइसोलेशन हो सकती है, डिफरेंस इन हैबिटेट हो सकता है। मैकेनिकल आइसोलेशन है, कई बार जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी या उनका जो मेच्योरिटी का जो टाइम है वो अलग अलग होता है, तो इससे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक फैक्टर है जो इंटरब्रीडिंग को रिड्यूस कर रहा है बिटवीन द रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इट इज़ मस्ट, बिकॉज इससे क्या होगा, वेरिएशन जो है वो एकोमुलेट होगी, डिफरेंट वेरिएशन होगी तो क्या होगा, वेरिएशन होने से क्या होता है, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज। ठीक है, तो वो किसको कंट्रीब्यूट करेगा, स्पीशिएशन को कंट्रीब्यूट करेगा। सो ये प्री जाइगोटिक है। पोस्ट जाइगोटिक, जाइगोट बन गया तो ये जाइगोट उसमें कुछ उसके फैक्टर्स हैं, जैसे जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी है, स्पर्म ट्रांसफ़र हो रहा है बट जाइगोट इज़ नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, तो उसमें क्या है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, जाइगोट की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रही, जैसे सी अर्चिन्स में ऐसा होता है। ये जाइगोट मोर्टेलिटी, एग फर्टिलाइज हो गया बट जाइगोट बन गया बट जाइगोट फर्दर डेवलप नहीं करेगा, प्लांट्स में ऐसा देखा जाता है। या हाइब्रिड स्टेरिलिटी होगी, हाइब्रिड जो है वो वायबल है बट जो अडल्ट फॉर्म में वो स्टेराइल है, जैसे हॉर्स एंड डोंकी का मैंने आपको पढ़ाया था, हॉर्स और डोंकी जो है उनका हाइब्रिड क्या है, म्यूल है और वो स्टेराइल है। Right? So this is the example of post-zygotic isolating mechanism. Okay students, so student according to new Darwinism, this is just a summary. According to new Darwinism हमारे पास 4 basic steps हैं organic evolution के। पहला, appearance of genetic variability, मैंने आपको first postulate समझाया, that is कैसे हमारे पास genetic variability आएगी। Second, in certain members of population, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ गया, देन स्प्रेड ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी ओवर पॉपुलेशन बाय डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। अभी मैंने आपको डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन समझाया, जो बेस्ट अडेप्टेड है वो रिप्रोड्यूस करेगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा और जीन पूल में उसका जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। सम सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आपको ज़रूरी है। ठीक है, देन एक्यूमुलेशन ऑफ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, एक्यूमुलेशन मीन्स जो आपके पास आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ उसके बाद जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जब एक्यूमुलेट होती है, देन दैट रिजल्ट्स टू द स्पीशिएशन। व्हाट इज स्पीशिएशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। राइट, स्पीशिएशन किसको कहते हैं, जब हमारे पास न्यू स्पीशीज बन गया उसको हम बोलते हैं स्पीशिएशन। सो स्पीशिएशन जो है स्टूडेंट वो 2 तरह का होता है। स्पीशिएशन मीन्स ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन, न्यू स्पीशीज हमारे पास बन गया। ठीक है, सो ये जो स्पीशिएशन है स्टूडेंट ये क्या होता है, 2 तरह से होता है। एक को हम कहते हैं एलोपैट्रिक स्पीशिएशन और दूसरे को हम कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। एलोपैट्रिक का मतलब होता है इट अकर्स व्हेन 2 और मोर पॉपुलेशंस आर सेपरेटेड बाय सर्टेन जियोग्राफिकल बैरियर्स। मैंने आपको डार्विन फिंचेस पढ़ाया था कि गैलापागोस आइलैंड पे आपको डिफरेंट तरह के फिंचेस मिल रहे थे, क्योंकि जब वो फिंचेस जो थे उनका एंसेस्टर जो था वो एक था। जब वो डिफरेंट आइलैंड्स पे मूव करे तो वहाँ पे उनके फीडिंग हैबिट्स चेंज हो गए, उनका बीक साइज, शेप, फीडिंग हैबिट्स चेंज हो गए। सो ये और वो न्यू स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो गए। सो ये एलोपैट्रिक है। एलोपैट्रिक मीन्स कि जहाँ पे जो पॉपुलेशन है 2 और मोर पॉपुलेशंस आर सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स। एग्जाम्पल इज डार्विन फिंचेस। सेकेंड है सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। सिम्पैट्रिक में क्या होता है, इसमें पॉपुलेशन जो है वो सेम जियोग्राफिकल एरिया में होंगे बट उनके इकोलॉजिकल निचेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे। इकोलॉजिकल निचेस वो किस हैबिटेट में रह रहे हैं, वहाँ पे उनकी क्या उनको सर्वाइव करने के लिए उनको किस टाइप का फूड मिल रहा है, उनकी कैसी रिक्वायरमेंट है। एक लार्ज हैबिटेट में रह रहे हैं लेकिन उनके जो निच हैं वो सारे डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल है पिग फ्रॉग एंड गॉफर frog. So they are living in the different habitats but area is same. So that is known as sympatric speciation. ठीक है, so वो एक original population के बीच में ही होता है sympatric speciation. So speciation क्या होगा, जब आपका new species बन गया from the pre-existing species. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। सो आज हमने स्टूडेंट्स न्यू डार्विनिज्म किया जो कि डार्विन थ्योरी
एंड म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगिडिवेरिस को रिकॉन्साइल करके बना। तो हमने उसके डिफरेंट पॉस्टुलेट स्टडी किए और ये थ्योरी जो है ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। डार्विन ने जो हमें आंसर नहीं दिया कि वेरिएशंस कैसे आते हैं, वेरिएशंस का क्या कॉज है, सो वो क्वेश्चन जो था उसका आंसर हमें इस थ्योरी में मिला। सो न्यू डार्विनिज्म स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा। आई होप इसमें हमने छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए, जैसे व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, हमने बॉटल नेक देखा, फाउंडर्स इफेक्ट्स देखे, देन हमने डिफरेंट जेनेटिक वेरिएबिलिटी के डिफरेंट कॉजेज देखे, एंड व्हाट इज डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So I hope student it is clear to you. Thanks for watching. Have a nice day.